साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एलजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह ने किया नामांकन दाखिल। नामांकन के बाद जनसभा को किया संबोधित। संबोधन में जीत को किया सुनिश्चित। उपचुनाव को लेकर सरगर्मी हुई तेज। जेएमएम को मिला सीपीआई का समर्थन। यूपीए और एनडीए के बीच शुरू हुई आर पार की लड़ाई। जमशेदपुर में बच्चों के बीच हुआ ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन। मेराकी ट्रस्ट ने किया ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। नौबतपुर में चरम पर अपराधियों का आतंक। अपराधियों ने दिन दहाड़े की युवक को मारी गोली मारकर फरार हुए अपराधी। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम बदलाव पत्र रख दिया है। वहीं पटना के सदाकत आश्रम में कई नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया। इसका नाम कांग्रेस ने बदलाव पत्र दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देगी। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। वहीं शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और बिजली बिल भी माफ किया जाएगा। किसानों को फसल का सही दाम दिलाया जाएगा। इसी के साथ रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 24,000 करोड़ का जल से नल योजना का घोटाला हमने देखा है। बिहार में राइट टू वाटर यानी पानी का अधिकार दिया जाएगा। बिहार के केजी से पीजी तक बेटियों की शिक्षा मुफ्त की जाएगी। और पिछली सरकार 3 बार युवाओं से बेटी आ रही थी रोजगार, लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री जब ये कहा जा रहा है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो कांग्रेस के ऊपर गठबंधन के ऊपर तंजिया मजाक कर रहे हैं। और मधेपुरा से एलजेपी प्रत्याशी विजय कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विजय कुमार अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जहां उन्हें समर्थकों का साथ देखने को मिला। आपको बता दें मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वहीं नामांकन के बाद विजय कुमार सिंह ने जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहारगंज विधानसभा से मेरी पत्नी रेणुका कुशवाहा 3 बार विधायक रह चुकी हैं। मैंने हमेशा गरीबों की मदद की है, इसलिए मेरी जीत सुनिश्चित है। मौजूदा सरकार में हत्या और लूट की घटनाएं इतनी चरम सीमा पर हैं जिसका जवाब नहीं, और 7 निश्चय योजना में सरकार विफल रही है, इसलिए मेरी जीत पक्की है। जीत जो है किसी से कंटेस्ट नहीं है, क्योंकि 10 साल रेणु कुमारी इस विधानसभा से सदस्य रही, 3 टर्म विधायक रही, 10 साल रहने का मौका मिला। गरीब गुरबा दलित पीर सबकी सेवा किया, और मुझे लगता है कि जितना सेवा इन्होंने किया है तो हमको आत्मविश्वास है कि इनके साथ रह करके मैंने भी काफी सेवा की। अपार ये जनता मालिक है। और अगली खबर खगड़िया से है, जहां महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी छत्रपति यादव ने आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ कई भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज खगड़िया विधानसभा के कई पंचायतों का दौरा किया कांग्रेस प्रत्याशी छत्रपति यादव ने। इस दौरान उनके साथ महागठबंधन के कई घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी छत्रपति यादव ने लाभ गांव, कुतुबपुर और कोठिया सहित कई गांवों का दौरा कर लोगों से आशीर्वाद मांगा। वहीं महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी छत्रपति यादव ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो खगड़िया विधानसभा का हर क्षेत्र में भरपूर विकास के साथ सामाजिक समरसता स्थापित करने का काम करेंगे। एक विषय वस्तु है कि एक साथ जो है मैं तय किया होगा 10 विषय वस्तु रखने से जनता भी भ्रमित होगी और हम भी भ्रमित होंगे। मेरा पहला विषय वस्तु है, अगर जनता हमको मौका देती है तो खगड़िया विधानसभा में सामाजिक समरसता लाने का प्रयास करेंगे, जिसका घोर अभाव है।
इस कारण लोगों में इतनी भय का माहौल बना हुआ, आतंक का माहौल बना हुआ है। आदमी आदमी से बात करने से भाग रहा है। सर, आप किसी बड़े वृक्ष के नीचे में जी रहे हैं, वहाँ चले जाइए तो आपसे बात भी नहीं करेंगे, कानून चुपचाप बताएंगे। तो मेरा पहला विषय वस्तु हो सामाजिक संस्था लाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो प्रयास करना वो करेंगे, तत्पश्चात हम विकास की ओर चलेंगे, जिसमें आप लोग को भी सहयोग लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कि भीमा कोरेगांव मामले ने हिंसा का तूड़ पकड़ लिया है। आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव मामले में पकड़ते तूल ने फादर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार करने पर सिमडेगा में सामाजिक मंच के द्वारा विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान फादर ब्रूनो ने कहा कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार के इशारे पर ये सब हो रहा है। स्टेन स्वामी गरीबों पिछड़ों के लिए काम करते रहे हैं। राज्य के गरीबों और पिछड़ों के उत्थान में उनका अहम योगदान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार अल्पसंख्यकों, दलितों, ईसाइयों और गरीबों पर हमला तेज करने की योजना में लगी है। सामाजिक सेवाकर्ता सिमडेगा मंच के द्वारा आयोजित किया गया है। फादर स्टेन स्वामी एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी और समाजसेवी है। उन्होंने हमेशा आदिवासियों के लिए काम किया है, मूलवासियों के लिए काम किया है और उन्होंने CNT-SPT एक्ट का विरोध किया। और ऐसे लगता है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक साजिश के तहत, क्योंकि वे आदिवासियों की आवाज बन के उभरे हैं, आदिवासियों को अपने हक दिलाने का काम करते हैं, तो केंद्र सरकार उनको गिरफ्तारी करके उनकी जो आवाज है, आदिवासियों का जो हक है, उसको दबाना चाहती है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां बच्चों के बीच ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन करवाया गया। आपको बता दें कि ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन मेराकी ट्रस्ट के द्वारा करवाया गया। वहीं इस ड्राइंग कंपटीशन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराते हुए दिखाई दिया। पूड़ी हासा गांव में बच्चों के बीच मनोरंजन के लिए इस ड्राइंग कंपटीशन की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। वहीं इस मौके पर बच्चों के बीच बिस्कुट, टॉफी, केक भी बांटे गए। आपको बता दें कि मेराकी ट्रस्ट की सचिव रीता पात्रो ने बताया कि कोरोना काल में कई जरूरतमंदों की उन्होंने मदद की है और बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन कराया गया है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने जेल का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने जामताड़ा मंडल कारा जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक सिन्हा, SDM संजय पांडे, SDPO A उपाध्याय के अलावा अन्य पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं इस दौरान जेल के सभी वार्डों के साथ साथ कैदियों की भी जांच की गई। हालांकि जांच के दौरान किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है, लेकिन उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने कहा कि कैदियों से परिजनों को मिलने की छूट दी गई है, लेकिन विशेष सावधानी की भी जरूरत है। मौके पर उपायुक्त ने साफ सफाई और खाने पीने पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा। छोटे छोटे खैनी के पैकेट मिले, वो हम लोगों ने सीज कर लिया। जनरली अलाउड है अगर परिवार से लाता है तो एज सच फोन और चाकू और ऐसी चीज़ें जो हम लोग ढूंढ रहे थे वैसे कोई चीज़ मिली नहीं है। चौकसी रखने के लिए कहा गया है ना, अच्छे से फ्रिस्किंग करने के लिए सारे गार्ड्स को बोला गया है। कोई भी मिलने आता है या कोई भी सफाई करनी है, गार्ड अंदर से बाहर करता है तो उसकी बढ़िया से फ्रिस्किंग हो और साफ सफाई वगैरह का, खाना और बाकी चीज़ों का निरीक्षण किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मिश्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रीकांत, जेल का औचक निरीक्षण किया गया है इस पुलिस अधीक्षक द्वारा, क्या कुछ अहम मिला, क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त ने इस दौरान? प्राय यहाँ देखा जाता है मंडल कारा में 6 महीना या साल में एक बार औचक निरीक्षण किया जाता है कि उसमें देखा जाता है कि किसी भी कैदी के पास किसी तरह का अनावश्यक सामान, वस्तु या नहीं पहुंच जाए, कहीं कोई दुर्घटना या घटना ना हो जाए, कोई नशीला पदार्थ ना मिले। इसके लिए बराबर यहाँ पर औचक निरीक्षक उपायुक्त और SP के माध्यम से किया जाता है, जिसमें और भी पदाधिकारी शामिल हुए थे।
जी मिश्रीकांत, इस दौरान जैसे कि आपने बताया कि औचक निरीक्षण किया गया, वहीं पुलिस उपाधीक्षक ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, साथ ही कैदियों को उनके परिजनों से मिलने की छूट भी दी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पुलिस प्रशासन के लिए कितना कड़ी चुनौती होगी? जी मैं बिल्कुल बता दूं कि जो मिलने का जो समय सारणी होता है वो बहुत डिफरेंस रहता है कैदी और उनके परिवार के लोग के बीच में। ऐसा नहीं होता है कि सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हो, एक एक कैदी से एक एक परिवार के लोग मिलते हैं, वो भी बहुत दूरी रहती है, कम से कम 8 से 10 फीट की दूरी रहती है, तभी वो मिल पाते हैं उनसे और उसके बाद बातचीत कर पाती है। जी मिश्रीकांत, जैसे कि उपायुक्त ने साफ सफाई और खाने पीने को लेकर के विशेष ध्यान देने की बात कही है, क्या इस दौरान जेल में खाने पीने में की जो दृष्टि है या खाने पीने की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है खाने की, उसमें कोई गिरावट देखने को मिली है जिसके चलते उपायुक्त ने ये दिशा निर्देश दिए हैं? नहीं, अब मैं बता दूं आपको कि अभी कोरोना महामारी जिस प्रकार चल रही है तो सभी चाहते हैं कि लोगों को जो भी खाना मिल रहा है वो तो बेहतर है ही, मगर उसमें और ज्यादा अगर सुधार हो सकता है तो वो बहुत बड़ी बात होगी कि जो भी कैदी वहां रह रहे हैं वो एक सामान्य तरह से रहते हैं, मतलब किसी तरह का क्रिया वगैरह या कहीं घूमना फिरना नहीं होता है, इसलिए शरीर में इम्यूनिटी बना रहे, बढ़ा रहे, जिसके कारण बेहतर प्रयास किया जा रहा है कि और बेहतर इन लोगों को खाना दिया है। ऐसे जेल में खाना सभी कैदियों को अच्छा ही मिलता है, किसी प्रकार की कोई सुविधा असुविधा किसी को ना होता है। किसी तरह का बात भी बाहर नहीं आई कि हाँ वहाँ पर भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है या रहने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। मगर जो ये एक दिशा निर्देश है कि बेहतर होना चाहिए कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, भोजन अच्छा मिले, सबको मिले, बराबर भोजन मिले। जी मिश्री, इस दौरान निरीक्षण के दौरान हालांकि कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है, लेकिन कैदियों के पास से गुटखा मसाले के पाउडर या ऐसे करके सामान जरूर मिला है। ये सामान उनको किसने मुहैया करवाया? वहाँ पे ये गुटखा पान मसाले के रैपर कैसे पहुंचे कैदियों के पास में? नहीं, उन लोगों के पास सिर्फ खैनी के पुड़िया वगैरह मिले हैं। तो वो होते हैं ना कि कुछ परिजन लोग आते हैं मिलने के लिए तो कोई वस्तु जैसे खाने पीने की वस्तु लेकर आते हैं, कुछ इसी तरह के लोग हो गए। कुछ एक के पास मिला, सभी के पास मिला, कुछ एक कैदी के पास खैनी की पुड़िया वगैरह मिला है, वो आगे गुटखा वगैरह पान मसाला ये सब नहीं है। जी मिश्रीकांत, जैसा कि आपने बताया कि उनके पास खाने पीने का सामान पहुंचाया जाता है, क्या इस दौरान कौन सी सावधानी बरती जाती है? कैदियों तक खाने पीने का सामान जो पहुंचाया जाता है उसकी गुणवत्ता की पहले से जांच की जाती है या जो दिया जा रहा है उसकी वैसे ही दिया जा रहा है, कोई जांच नहीं होती उसकी? सामान की तो प्राय यहाँ पर प्रक्रिया के साथ ही सामान जाता है, मगर फिर भी होता है कि किसी पैकेट में या कुछ बिस्कुट है या और किसी तरह का उस तरह का जो उलझा हुआ चीज रहे, अब उसमें कोई डाल के भिजवा दिया तो यहाँ तो उस तरह का सुविधा नहीं है जांच की कि जैसे ही सामान मिला तुरंत जांच कर दिया गया कि इसमें आपत्तिजनक सामान है, मगर कुछ एक लोग ऐसा करते हैं, प्राय ऐसा नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रीकांत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और बेरमो विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी हो गई है। आपको बता दें कि इसके चलते रघुवर दास की एक बार फिर जुबान फिसलते हुए दिखाई दी है। उन्होंने बेरमो विधानसभा क्षेत्र में आयोजित महिला चौपाल के सार्वजनिक सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए चोट्टा कह डाला। साथ ही ठग मुख्यमंत्री व ठग गठबंधन करते हुए महिलाओं से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के उर्फ अनूप ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आपत्तिजनक भाषण पर कहा है कि इससे उनकी मानसिकता झलकती है। इसी के साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने गाली सरकार को नहीं, झारखंड की जनता को दी है। कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह ने रघुवर दास की टिप्पणी को आदिवासी बहुल झारखंड के लिए अपमानजनक करार दिया है। झूठे वादे किए, इसलिए ये झूठे वादे, ठग मुख्यमंत्री, ये ठग गठबंधन, बोलता है गठबंधन का बना है कांग्रेस जेल। 55 साल तक कांग्रेस इस देश को ठगा। कितना साल तक? ये जो अभी स्ट्रीट लाइट लगा, पहले भी तो लग सकता था, लग सकता था ना। इस सड़क जो अभी बना आप देख रहे थे, पहले भी बन सकता था। हर घर बिजली पहले भी जा सकता था। 55 साल तक राज किया कांग्रेस। या आपने भी परसों से कांग्रेस में एमएलए बनाता रहा, कोई गांव की चिंता किया? बस चुनाव आता है तो गरीब का लूटा हुआ खजाना, शोषण किया हुआ पैसा चुनाव के समय फिर गांव में लुटवाता है ना।
आदिवासी समाज और झारखंड का प्रतिनिधित्व और सभी जाति धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले हेमंत सोरेन जी को कह रहे हैं, कि भूमिहार समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले मिथिलेश ठाकुर को कह रहे हैं, कि ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले बादल पत्रलेख को कह रहे हैं, कि ओबीसी वैश्य का प्रतिनिधित्व करने वाले बन्ना गुप्ता को कह रहे हैं, कि माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले आलमगीर आलम को कह रहे हैं, कि मातो का प्रतिनिधित्व करने वाले जगन्नाथ मातो जी को चंपई दा को कह रहे हैं। किसे वो गाली देने का काम कर रहे हैं। और तिरू में रघुवर दास जी ने चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जमुई की, जहां नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इसी क्रम में पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस दौरान, आइए सुनवाते हैं आपको। अजय प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं, जमुई विधानसभा क्षेत्र से इस बार मैदान में है। सर, रालोसपा को इस पूरे विधानसभा में आप कैसे देखते हैं? रालोसपा पूरे विधानसभा मतलब नहीं समझे क्या है? समझ रहा हूँ, क्योंकि बिहार में रालोसपा चलिए बिहार में कहीं भी है रालोसपा, जमुई में जरूर जीत रही है। बस बिहार की मैं बात कर, जमुई में तो हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के क्षेत्र में? बिजली, पानी, कृषि, यही मुद्दों पे, और यहाँ पे रोजगार, और यहाँ पे रोजगार की सुविधा सबसे जरूरी है। शिक्षा है, लोग और रोजगार के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि पर्यटन हब बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार सुविधा उपलब्ध हो। कल कारखाने खोलने का प्रयास करेंगे और औद्योगिक नीतियां लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा कि हम यहाँ पे कृषि को भी उद्योग का दर्जा दिलाकर प्रयास करेंगे कि कृषि औद्योगिकीकरण भी हो, कृषि का भी विकास हो, कृषि का भी आगे और वृद्धि हो। अच्छा, मैंने बहुत लोगों से यहाँ पर बात की, रोजगार को लेकर के बोल रहे, पलायन का बहुत बड़ा समस्या है। पलायन का समस्या है, वही तो हमने कहा कि पलायन को रोकने के लिए यहाँ पे पर्यटन का बहुत बड़ा हब है, उसको अगर हम लोग चालू करें, पर्यटन हब, यहाँ लछवाड़ है, जैन मंदिर है काकन में, अभी माधोवन में, माधोपुर में पर्यटन हब खुला है, वन विभाग की तरफ से इको पार्क खुला, ऐसे कई गिरहेश्वर पहाड़ हैं, पत्नेश्वर पर्वत हैं, ऐसे कई जगह हैं जहां पर्यटन हब बना के हम लोग उद्योग को बढ़ा सकते हैं, रोजगार को बढ़ा सकते हैं। अजय जी लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं, क्या पिछले 15 सालों में क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? क्या पिछले 15 सालों में क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, रोड, पुल, पुलिया जितने हैं सब हमारे किए हुए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, अभी मेडिकल कॉलेज हमने कराया, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जितने पुल पुलिया सब करीब करीब बन गए, कुछ बचे हुए हैं वो भी हमने पास करा दिए हैं। इस बार अगर विधायक बनते हैं तो क्या कुछ जनता की उम्मीदें पूरा करेंगे? तो बोलो कार्यक्रम है, बिल्कुल जनता, हम मेन अब यहाँ रोजगार पे जोर देना है, कैसे कल कारखाने खुले, औद्योगिक हब बने, पर्यटन का हब बने, ये सारी बातें हैं। वोटरों से क्या कहना चाहेंगे विधानसभा क्षेत्र के? वोटरों से कहना चाहेंगे कि आप 28 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में जुट के अपना बहुमूल्य वोट पंखा छाप पर बटन दबा के 1 नंबर पर है, एकदम से भगवान ने भी 1 नंबर पे रखा है, पंखा छाप पे बटन दबा के हमको ज्यादा से ज्यादा अपना बहुमूल्य वोट दें, ताकि हम लोग भी ताकि हम लोग आपकी सेवा में हम हमेशा सदैव लगे रहे। धन्यवाद। अजय प्रताप जी हमारे साथ थे, इन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में क्षेत्र का काफी विकास हुआ है, लेकिन इस बार वो विधायक बनते हैं तो रोजगार इनका मूल मुद्दा होगा और इस क्षेत्र को पर्यटन के तर्ज पर विकसित करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, जमुई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लातेहार की, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस दौरान छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित गुटखा बरामद किया है। आपको बता दें कि ये गुटखा करीब 2 लाख की कीमत का बताया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान सरकार ने गुटखे की खरीद पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी कारोबारी लगातार बाजारों में गुटखे की बिक्री धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन अब सख्ते में आ गया है और पूरे जिले में चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद के निर्देश पर गुप्त रूप से छापेमारी की गई। इस दौरान मुर्गीडीह सीआरपीएफ कैंप के पास चेकिंग अभियान में पुलिस ने एक वाहन से 2 लाख रुपए का गुटखा बरामद किया है। वहीं पूछताछ में बरवाडीह के सामने 4 दुकानदारों में से पुलिस ने एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है और 3 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कब्रिस्तान के पास वाहन चेकिंग किया गया, उसी क्रम में एक जीप आई जिसमें कि 7-8 बोरा सामान लदा हुआ था। बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि ये इसमें बोरा में गुटखा, अवैध गुटखा, जर्दा वगैरह रखा हुआ है ना। इसके बाद छानबीन करने पर यह अवैध पाया गया, कोई कागजात
इन लोग के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस जीप पर बैठे हुए 2 व्यक्ति सादिक अंसारी और अदीक अंसारी, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर थाना लाया। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके चलते यूपीए और एनडीए के बीच आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। जहां 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं, वहीं इन सबके बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन देने का ऐलान कर लिया है। आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सह हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमारा पुराना संबंध है, इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया है। झारखंड में 2 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। एक दुमका और दूसरा है बेरमो। दुमका में हमारी पार्टी ने तय किया है कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जो शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई भी, उनको मदद करने का तय किया है। और हमने वहां के तमाम साथियों को, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे जो समर्थक हैं, उनको कहा है कि भाजपा को हराओ और बसंत सोरेन को जिताओ। ये जीत सबकी हो। जहां तक बेरमो का सवाल है, तो बेरमो में हमारा उम्मीदवार बैजनाथ महतो खड़ा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महुआ डांड की, जहां कई गांवों के अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कई गांवों में अलग अलग मुद्दों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल लातेहार जिले में देश और राज्य में लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, हत्या, दुष्कर्म और आदिवासियों, पिछड़े दलित पर हो रहे शोषण और अत्याचार के साथ ही फादर स्टीन स्वामी की गिरफ्तारी, आदिवासी सरना कोड लागू करने सहित अपनी कई मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जो है वो पूरे झारखंड में 5 दशक से एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते आए हैं और वे केवल गरीबों, दलित, आदिवासी लोगों के हित की रक्षा के लिए और उनके समस्याओं के समाधान में उनका अहम भूमिका रही है। पिछले दिनों फादर स्टैन को गोरेगांव मामले पर जिस तरह से झूठे केस पर फंसा करके उनको अरेस्ट किया गया है, और पूरे देश में जो कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ताकि फादर स्टैन पूरे झारखंड के ही नहीं पूरे देश में एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं और वो 83 साल के हैं, बीमार हैं, इसके बावजूद भी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने इसे काजू। और पुलिस स्मरण दिवस के अवसर पर साहिबगंज पुलिस लाइन में पुलिस जवानों का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें शहीद पुलिस जवानों को याद किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि पुलिस जवानों की याद में शहीद स्थल पर पुलिस जवानों ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा, डीएसपी संजय कुमार, एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। स्मरण दिवस कार्यक्रम में शहीद के परिजनों को शॉल और फूल देकर सम्मान दिया गया। आज 21 अक्टूबर का दिन जो पुलिस कमेमोरेशन डे, पुलिस स्मरण दिवस जो मनाया जाता है, इसमें हम भारत के जितने भी पुलिसकर्मी हों और सैनिक बल के जवान हों, पदाधिकारी हों, जो भी अपने शहीद होते हैं देश के लिए, उनको याद किया जाता है और इंश्योर हम लोग करते हैं कि उनके परिवार को उनके जाने के बाद भी कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो बोकारो में जैसा कि आपने देखा कि 15 परिवार के लोग आए थे, अधिकतर लोग ऑलरेडी पुलिस में जॉब कर रहे हैं मनोपरांत, और अगर किसी का कोई ग्रीवांस है जॉब को लेके या अन्य कोई भी आर्थिक समस्या है, हम लोग अभी यहाँ बैठ के। और पटना के पास नौबतपुर में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी और गोली मारकर वहां से फरार हो गए।
इस दौरान दो अज्ञात अपराधियों ने पहले युवक को फोन करके बुलाया, फिर युवक को गोली मारी और वहां से फरार हो गए। वहीं घटना की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत में ही अपराधी राजधानी से सटे अलग अलग थानों में लगातार खाकी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नौबतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। तो नौबतपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े बाइक सवार को गोली मार दी। आपको बता दें नौबतपुर की ये पूरी घटना, जहां अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का, कानून का कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। इन अपराधियों ने पहले एक युवक को फोन करके बुलाया, फिर उसे गोली मारी और वहीं घटना स्थल से फरार हो गए। तो नौबतपुर की ये पूरी घटना, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े बाइक सवार युवक को गोली मारी। आपको बता दें कि दो अज्ञात अपराधियों ने पहले युवक को फोन करके बुलाया, फिर उसे गोली मारी और वहीं घटना स्थल से फरार हो गए। वहीं घटना की खबर सुनते ही युवक के परिजनों में कोहराम फैला हुआ है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत में ही अपराधी राजधानी से सटे अलग अलग थानों में लगातार खाकी को खुलेआम चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नौबतपुर की ये पूरी घटना, जहां अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी। आपको बता दें कि अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक को गोली मारी, पहले युवक को फोन करके बुलाया और फिर उसे गोली मारकर वहां से फरार हो गए। और विधानसभा चुनाव को देखते हुए गोपालगंज पुलिस पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस दौरान गोपालगंज पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर गोपालगंज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी के आदेश पर जिले के मांझा थाने के पुलिस ने थाना क्षेत्र के जफरटोल नहर के पास आपराधिक घटना का योजना बना रहे 5 अपराध मुक्त कर दिया, जिसके पास से पुलिस ने फिर देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 4 पुड़िया स्मैक, एक मोटरसाइकिल जब्त की है। अंतर्गत मांझा थाना छोटन इनके पदाधिकारी एवं जवानों के साथ मिलकर एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। उस छापेमारी में 5 दुर्दांत क्रिमिनल की गिरफ्तारी हुई है। क्रिमिनल के पास से 3 हथियार, जिंदा गोली और 53 पुड़िया स्मैक भी बरामद किया गया है। उसमें एक अपराध, ये 5 सिवान के अपराध कर्मी हैं। एक है धर्मेंद्र शर्मा, जिनके ऊपर पूर्व में भी कई केसेस हैं। वहाँ पे आपराधिक इतिहास और भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।